हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स को आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डिटेक्टर्स को शुरू कर रहे हैं। आई थिंक ये न्यूक्लियर फिजिक्स की लास्ट यूनिट होगी, ठीक है। अब डिटेक्टर्स को शुरू करते हैं। ये बीएससी फाइनल ईयर की क्लास है, आप ध्यान रखना। तो डिटेक्टर्स क्या होते हैं, या डिटेक्टर को हिंदी में बोलते हैं संसूचक। पूरी यूनिट बनती है इससे। देखो, संसूचन या संसूचक बोलते हैं इसको, या डिटेक्टर्स क्या होते हैं, या इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम ये देखते हैं सबसे पहले। मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है, हमें क्यों ये टॉपिक चाहिए, ठीक है। तो डिटेक्टर्स क्या होते हैं हम वो देखते हैं। तो देखो, डिटेक्टर्स क्या होते हैं, हमें पता है कि काफी सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजन, देखो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, या काफी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। आपको पता है रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जो लगातार अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं। और काफी सारी रिएक्शंस होती है जहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स निकलते हैं। तो जब वो पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो पार्टिकल कौन से, क्योंकि पार्टिकल्स को देख के तो हम नहीं बता सकते कौन सा पार्टिकल है। कई पार्टिकल्स का साइज इतना स्मॉल होता है कि हम नहीं बता सकते पार्टिकल कौन सा है। तो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, या कितनी भी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, कैसी भी रिएक्शन हो, इन रिएक्शंस में जितने पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं या जितनी भी रेडिएशंस निकल रही होती हैं, इन पार्टिकल्स और रेडिएशंस की पहचान करने के लिए ये पार्टिकल्स कैसे हैं, ये रेडिएशंस कैसी हैं, इन पार्टिकल्स पे चार्ज कैसा है, या इन पार्टिकल्स पे चार्ज छोड़ो, या इनकी एनर्जी कितनी है इन पार्टिकल्स की, या इन पार्टिकल्स का मोमेंटम कितना है। यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो, इन पार्टिकल्स और रेडिएशंस की पहचान करने के लिए हमें जिन डिवाइस की जरूरत होती है उन्हीं को डिटेक्टर्स बोलते हैं। तो डिटेक्टर या संसूचक क्या होते हैं, ये एक ऐसे अपैरेटस होते हैं जो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन या किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशंस या जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, या कोई भी रिएक्शन चल रही है, कोई पार्टिकल एमिट हुआ, किसी तरीके की एनर्जी रिलीज हुई, या किसी तरीके की रेडिएशन रिलीज हुई, एनर्जी तो नहीं, तो इन सब चीज़ों को पहचान करने के लिए हमें ज़रूरी चीज़ थी, कोई एपरेटस चाहिए था जो हमें बता दे कि ये जो पार्टिकल आ रहे हैं वो पार्टिकल कैसा है। अगर किसी पार्टिकल पे चार्ज पता चल जाए तो अपने को पता चल जाए कि पार्टिकल कैसा है। जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एमिट्स हुए थे। प्रोटॉन्स निकले या न्यूट्रॉन्स निकले, उनकी एनर्जी, मोमेंटम, या फिर उन पार्टिकल से रेडिएशंस की पहचान करने के लिए जो डिवाइसेस हमें चाहिए होती है, उन्हीं डिवाइस को बोला जाता है डिटेक्टर्स या संसूचक। अब आपके सिलेबस में डिटेक्टर बहुत सारे हैं, गैस बेस्ड डिटेक्टर्स भी हैं हमारे पास, और भी काफी सारे डिटेक्टर है, जैसे जीएम काउंटर होता है। डिटेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ इन्हें पहचान करना ही नहीं होता, साथ में जो पार्टिकल रिलीज होते हैं उन्हें गिनना भी होता है, यानी कि काउंटिंग भी होती है। तो डिटेक्टर्स के यहाँ आपको इतना समझ आया होगा कि ऐसे अपैरेटस जो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन या किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट या किसी भी तरीके की रिएक्शंस में कोई रेडिएशंस या फिर कोई पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स की पहचान करना, उनके ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना, उनकी एनर्जी फाइंड आउट करना, उनका मोमेंटम फाइंड आउट करना, साथ ही साथ उन्हें गिनने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज किया जाता है उन डिवाइसेस को डिटेक्टर से संसूचक बोलते हैं। अब संसूचक बहुत सारे टाइप के होते हैं। संसूचक अलग एक तो दूसरे से होते हैं कि उनके अंदर जो मटेरियल जिसको यूज किया जाता है वो अलग अलग हो सकता है वो मटेरियल गैस हो सकता है उस संसूचक में या उस डिटेक्टर में जो मटेरियल डाला हुआ है वो लिक्विड हो कोई, या हो सकता है उस डिटेक्टर में जो एपरेटस के अंदर जो मीडियम यूज करना है वो हो सकता है कोई सॉलिड हो। चैम्बर हमारे पास बहुत तरीके के हैं, क्लाउड चैम्बर है, बबल चैम्बर है, सिंटिलेशन काउंटर्स हैं, जीएम काउंटर्स हैं, प्रोपोर्शनल काउंटर है, बहुत सारे काउंटर्स हैं, ठीक है। अभी पेपर में हमारे पास जो आता है या जो हमारे सिलेबस में मेंशन है वो है गैस बेस्ड काउंटर या गैसियस काउंटर्स या डिटेक्टर्स। देखो, ये जो डिटेक्टर्स होते हैं या गैस आधारित जो डिटेक्टर होते हैं, ये भी आगे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसको गैसियस संसूचक भी बोलते हैं, गैसीय संसूचक या गैसियस डिटेक्टर्स या काउंटर्स। अभी तक तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि डिटेक्टर्स क्या होते हैं।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डिटेक्टर्स हमें चाहिए क्यों थे या थे क्या। तो जो पार्टिकल्स न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई भी पार्टिकल, कोई भी एलिमेंट से रिलीज होने वाले पार्टिकल्स या रेडिएशंस को हमें पहचान करना है, उनके ऊपर या जो पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं उनकी चार्ज फाइंड आउट करनी है, या रेडिएशंस की एनर्जी निकालनी है, रेडिएशन का या कोई पार्टिकल मूव करो उसको मोमेंटम निकालना है, या पार्टिकल्स के नंबर को फाइंड आउट करना है कि कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, उन्हें डिटेक्टर से हम डिटेक्ट करते हैं। यानी कि एक तरीके से हम पार्टिकल्स या रेडिएशंस की पहचान करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत थी वो चीज डिटेक्टर थी, ठीक है। तो डिटेक्टर, जब थोड़ा सा और डिटेक्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं ऐसे कैसे बोल रही हूँ कि डिटेक्टर के अंदर मीडियम गैस लिया जा सकता है, लिक्विड लिया जा सकता है, सॉलिड लिया जा सकता है। तो जब थोड़ा सा डिटेक्टर्स को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों है। हमारे सिलेबस में मेंशन डिटेक्टर है गैसियस डिटेक्टर्स। इसको हिंदी में बोलेंगे गैसीय संसूचक। देखो सबसे पहले तो कोई भी डिटेक्टर पढ़ना है या जितने भी गैसियस डिटेक्टर है इन सभी का जो प्रिंसिपल है, मतलब जो मेन इनका एक होता है ना प्रिंसिपल, या जो बेस जिससे लेकर ये सारे डिटेक्टर्स काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें इनके प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा कि गैसियस डिटेक्टर यानी कि जो मीडियम लेना है या जो चीज हम सब्सटेंस हम किसी डिटेक्टर के अंदर डालेंगे वो गैस हो, ठीक है। ये कैसे होगा ये मैं डायग्राम बनाऊंगी, थोड़ा सा बताऊंगी तो आपको समझ आएगा कि हम क्या लेने हैं। पहले इतना ध्यान रखो कि गैसेस डिटेक्टर 3 टाइप्स के होते हैं। एक डिटेक्टर होता है आयोनाइजेशन डिटेक्टर या आयनन कोष्ठ या आयोनाइजेशन चैम्बर बोलते हैं इस डिटेक्टर को हिंदी में। एक डिटेक्टर होता है समानुपातिक डिटेक्टर या प्रोपोर्शनल काउंटर, मैं प्रोपोर्शनल काउंटर लिख रही हूँ। एक डिटेक्टर हमारे पास आता है जीएम काउंटर, जिसको गीगर मूलर काउंटर बोलते हैं। ये चीज आप भले एक बार मत याद रखो, मैं सबसे पहले ये बता रही हूँ कि प्रिंसिपल क्या होगा। जितने भी गैसियस डिटेक्टर हैं आपके सिलेबस में 3 गैसीय डिटेक्टर है कि आयनन कोष्ठ, एक आता है प्रोपोर्शनल काउंटर जिसको समानुपातिक काउंटर या डिटेक्टर बोला जाता है या गणक बोला जाता है काउंटर को हिंदी में, और एक आता है जीएम काउंटर या गीगर मूलर काउंटर, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स तीनों इन काउंटर का एक ही रहेगा। पहले हम प्रिंसिपल करेंगे, पेपर में प्रिंसिपल भी आता है, गैसियस काउंटर के लिए प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो, या फिर हमारे पेपर में सीधा नाम भी आ सकते हैं कि आयनन कोष्ठ को एक्सप्लेन करो या प्रोपोर्शनल काउंटर को एक्सप्लेन करो या जीएम काउंटर को एक्सप्लेन करो। बहुत ईजी टॉपिक है, सबका प्रिंसिपल समझ आएगा तो आपको समझ आएगा कि काउंटर्स कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ गैसियस काउंटर करते हैं। काउंटर्स या डिटेक्टर्स, ठीक है, यानी गैसीय संसूचकों का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको प्रिंसिपल समझ आए, इस प्रिंसिपल में ही आपको तीनों काउंटर का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जो पीछे थे 3 काउंटर्स मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से, जीएम काउंटर, प्रोपोर्शनल काउंटर और आयोनाइजेशन काउंटर। काउंटर्स होते क्या है, डिटेक्टर्स होते क्या है, जो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन या किसी भी एलिमेंट्स द्वारा रिलीज किए गए पार्टिकल्स या रेडिएशंस की पहचान करना, उनके ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना, उनके ऊपर उनकी एनर्जी फाइंड आउट करना है, उनका मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज किया जाता है उन्हें डिटेक्टर्स बोलते हैं। डिटेक्टर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। डिटेक्टर अलग अलग कैसे होते हैं, हो सकता है वो डिटेक्टर गैसियस हो यानी कि जो मटेरियल लेंगे वो गैस होगा, हो सकता है वो डिटेक्टर लिक्विड हो या हो सकता है वो डिटेक्टर सॉलिड हो। तो जैसे भी हो अपने इसको आगे बढ़ते हैं। तो हमारा डिटेक्टर हमने क्या कर लिया, अभी कर लिया हम बेसिक प्रिंसिपल, यानी गैसियस जो गैस पे आधारित, मतलब जिन डिटेक्टर्स के अंदर गैस होगा मीडियम, उन डिटेक्टर्स के लिए जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल होगा हम वो पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आयोनाइजेशन है, यानी कि ये जो गैसीय आधारित जितने भी डिटेक्टर है वो आयनन पे आधारित है, यानी कि गैस का आयोनाइजेशन होगा फिर डिटेक्टर वर्क करेगा। गैस का आयोनाइजेशन कैसे होगा, सबसे पहले मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा भी मैं मानती हूँ कि जब तक हम थोड़ा आगे नहीं बढ़ेंगे आपको नहीं समझ आएगा। पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, या मैं पहले आपको बताती हूँ आयोनाइजेशन कैसे होता है। देखो जैसे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल रिलीज हुए, मान लो कोई अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ या कोई बीटा रेडिएशन रिलीज हुई, कोई गामा रेडिएशन रिलीज हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिलीज हुए, कोई न्यूट्रोनो रिलीज हुए, कोई नीटा पार्टिकल्स रिलीज हुए, कुछ क्वार्क्स रिलीज हुए, कुछ भी रिलीज हुआ। आपने मान लिया कि कोई भी मतलब चार्ज
या कोई रेडिएशन रिलीज होती है, जैसे ही वो रिलीज होती है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, डिटेक्टर के अंदर एंटर करवाएंगे। जब डिटेक्टर में एंटर करवाएंगे तभी डिटेक्टर उन रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकता है। इतनी बात तो हमें क्लियर है, इतना तो हम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि अगर हमें डिटेक्टर को यूज करना है तो जिस चार्ज पार्टिकल या जिस रेडिएशंस को पहचान करना है उसको उस डिटेक्टर के अंदर एंटर करवाएंगे। तो अपने को पता है रेडिएशंस या जो भी चार्ज पार्टिकल रिलीज हुई उसके पास कोई एनर्जी होगी। अब गैस भरी हुई है, अपनी गैस आधारित है, अभी हम गैसियस डिटेक्टर पढ़ रहे हैं, तो डिटेक्टर के चैम्बर के अंदर क्या है, गैस भरी हुई है, ठीक है। डायग्राम पूरा नहीं बना, जब डायग्राम अपने बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कैसे। देखो इफ इन चार्ज पार्टिकल या रेडिएशंस के पास कुछ एनर्जी है तभी वो डिटेक्टर के अंदर एंटर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब एनर्जी है। अब जैसे ही वो आए, गैस के अंदर आए, ठीक है, गैस के अंदर कुछ एटम्स के अंदर क्या है, अब ये देखो आप एटम, ये गैस का मान लो एटम है, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल इसके अंदर क्या हुआ, डिटेक्टर के अंदर एंटर करवाया। आयोनाइजेशन कैसे होता है पहले मैं वो बता रही हूँ, अगर आपको आयोनाइजेशन समझ आता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल डिटेक्टर के अंदर एंटर कराया, वो क्या करेगा, गैस के अंदर जितने भी अणु हैं, जितने भी परमाणु हैं, उनके साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। तो जैसे ही इस अणु के साथ ये टकराया, गैस के इस परमाणु के साथ, तो सबसे पहला इंटरेक्शन जो होगा उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही, क्योंकि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ उसका इंटरेक्शन होगा, वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, टकराया, मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हुई, वही होगा। तो अब देखो एनर्जी किसके पास थी, चार्ज पार्टिकल के पास, या जो भी रेडिएशन एंटर करवाई, तो वो अपनी एनर्जी क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगी। अब जैसी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट होगा। एक्साइट होने से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को, क्योंकि ये लूजली बाउंड होगा, एटम्स जो भी होंगे देखो नाभिक से दूर होंगे, और दो इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन एज कंपेयर टू दिस अट्रैक्शन फोर्स की कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होगा। इसीलिए जब उसे ऊर्जा मिलेगी तो ये क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा, और जैसे ही ये एक्साइटेड होगा ये क्या करेगा, इस एटम को छोड़ के रिलीज हो जाएगा। एटम को छोड़ के मैं रिलीज लिख रही हूँ, ठीक है। अब रिलीज हुआ तो मतलब इलेक्ट्रॉन बने, और यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन घट गया इस एटम में से, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो ना, मतलब पॉजिटिव आयन हो ना, तो मतलब अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने। तो बेसिक प्रिंसिपल भी क्या था, आयोनाइजेशन। आयन मतलब जो अणु थे उनको किसमें बांटा, आयनों में, ठीक है। आयोनाइजेशन कैसे हुआ होता है, आपको ये चीज बताई है मैंने कि जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल एंटर किया, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ उस चार्ज पार्टिकल ने एनर्जी का एक्सचेंज किया, अपनी एनर्जी जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन को दी, तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो रिपल्शन है एज कंपेयर टू इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का अट्रैक्शन की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। रिपल्शन हमेशा ज्यादा काम करेगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस बढ़ गई उसकी न्यूक्लियस के साथ, तो रिपल्शन ज्यादा, जैसे इसको एनर्जी मिली, एक्साइट हुआ, रिपल्शन फोर्स तो ऑलरेडी काम कर रहा है, एक्साइटेड होने के कारण इस एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो ना, इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब आयंस बन गए, यही इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अभी मैंने आयोनाइजेशन बताया, अब टॉपिक जैसे आपको एग्जाम में करना है हम वो करते हैं। जब आए आपके पास प्रिंसिपल ऑफ गैसियस डिटेक्टर लिखो या गैस आधारित संसूचकों के लिए डिटेक्टर लिखो, तब आपको ये टॉपिक करना है का सिद्धांत लिखिए। देखो इसके अंदर क्या करते हैं, अपने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेते हैं, ठीक है, ये एक चैम्बर लेते हैं, ये मान लो एक सिलेंड्रिकल चैम्बर है, सिलेंडर नहीं बना, इसको आप मान लो कि एक सिलेंड्रिकल चैम्बर है हमारे पास, ठीक है। चैम्बर किसका है, मेटालिक चैम्बर है, यानी धातु का बना हुआ है, मेटालिक चैम्बर लिख देती हूँ। इस चैम्बर के अंदर ही हमने क्या करना है, गैस आधारित डिटेक्टर, यानी इसके अंदर गैस भरी हुई है। अब गैस कोई भी हो सकती है, अलग अलग डिटेक्टर में अलग अलग गैसेस भरी होती हैं। आप मान लो इसके अंदर हाइड्रोजन H2 या फिर एयर या फिर कोई नियो मतलब नोबल गैस भरी हुई, मैं नोबल गैस को Ng लिख देती हूँ, ठीक है। वैसे आप इस डिटेक्टर के डायग्राम के अंदर मत लिखना, मैं आपको बता रही हूँ कि मान लिया इसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है, कोई नोबल गैस भरी हुई है, ठीक है, या फिर ये डिटेक्टर का वो चैम्बर, ठीक है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। अब गैस अलग अलग हो सकती है, मान ली वो गैस हाइड्रोजन है या एयर भर सकते हैं इसके अंदर, या फिर कोई नोबल गैस भरी हुई हो सकती है। आप पेपर में ये नहीं पूछेंगे कि डिटेक्टर में कौन सी गैस भरी हुई थी,
बस गैस बेस्ड डिटेक्टर यानी कि हाइड्रोजन, एयर या फिर कोई नोबल गैस भर दिया या नोबल गैस से रिलेटेड कोई कंपाउंड इसके अंदर डाल दिया चैम्बर के अंदर, ठीक है। ये मेटालिक चैम्बर है यानी धातु का बना हुआ है। अब इस चैम्बर के एक्सिस के अलोंग, ये इसका एक्सिस होगा, मिडल एक्सिस के अलोंग एक वायर लगा देते हैं, पतली तार, ठीक है। अब ये जो पतली तार है इसको क्या किया, अब देखो ये जो चैम्बर की जो बॉडी है इसको क्या किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया चैम्बर की बॉडी को। अब देखो ये जो वायर है हमारी, इस वायर को क्या किया, किसी रेजिस्टेंस RL, लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्ट करते हुए, यानी ये वायर जो आ रही है इसको लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्ट करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मैंने अभी तक क्या किया, एक सिलेंड्रिकल चैम्बर लिया, धात्विक कोष्ठ लिया या बेलनाकार नली लिया, ठीक है। इस नली के अंदर क्या किया, इसके अक्ष के अनुदिश एक पतली सी तार लगा दी और इस चैम्बर के अंदर क्या भरी हुई है, इस ट्यूब के अंदर क्या भरी हुई है, कोई गैस भरी, क्योंकि हमारा डिटेक्टर कैसा है, गैसियस आधारित डिटेक्टर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं डिटेक्टर गैस, लिक्विड या सॉलिड किसी भी तरीके के सब्सटेंस को लेकर डाल सकते हैं, बस उसके अंदर ट्यूब के अंदर मटेरियल अलग डाला हो। आपके सिलेबस में लिक्विड और ये वाले सॉलिड वाले चैम्बर है नहीं, तो जो है अपने वही पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, ट्यूब के अंदर एक्सिस के अलोंग एक पतली तार लगा दी, जो ट्यूब थी उसको तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल है, कोई वोल्टेज सोर्स या बैटरी अप्लाई किया हो, ठीक है। और ये जो पतली तार थी इसको मैंने क्या किया, किसी लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्ट करते हुए इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, दो इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देती हूँ, ताकि ये इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों लगे होते हैं, ताकि ये देखो जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया वो किसका काम करेगा, कैथोड का, है ना। यानी कि ये जो ट्यूब की जो बॉडी है या ये जो चैम्बर की बॉडी है या ये जो नली है वो किसका काम कर रही है, कैथोड का। और ये वायर देखो लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्ट होती है, कहां से कनेक्ट हुई, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब ये किसका काम कर रही है, एनोड का, ठीक है। अब देखो एनोड और कैथोड के बीच में कोई कांटेक्ट ना हो, उसको रोकने के लिए क्या किया, यहाँ पे मैंने दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स लगा दिए ताकि क्या हो, एनोड और कैथोड के बीच में कोई भी कांटेक्ट ना बने। क्या लगाया मैंने, इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि कुचालक पदार्थ। ये लगाने का एक ही रीजन है कि एनोड और कैथोड के बीच में किसी तरीके का कोई भी आपस में प्रिवेंट करो इन दोनों के कांटेक्ट को, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर C भी लगाया जाता है, उसका कोई काम नहीं है, बस कैपेसिटर लगाया हुआ, ठीक है। और ये जो लोड रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे देखो कोई यहाँ पे क्या है, किसी यहाँ पे पल्स मिलती है लोड रेजिस्टेंस पे, उस पल्स को ही पढ़ के अपने क्या करते हैं, आगे जो भी पल्स की हाइट या उस पल्स की एनर्जी उसको पढ़ के ही अपने को पता चलता है कि जो पार्टिकल या रेडिएशन चैम्बर के अंदर एंटर करवाया था उस पार्टिकल या फिर रेडिएशंस की एनर्जी कितनी है, उनके ऊपर चार्ज कितना है। पहले अपने देखते हैं आयोनाइजेशन कैसे होता है। देखो स्ट्रक्चर में आपको क्या लिखना है, एक धात्विक ट्यूब ली हुई है, बेलनाकार नली ली हुई है, इस नली के अक्ष के अनुदिश क्या किया हुआ है, एक पतली सी तार लगा दी, ठीक है। अब जो चैम्बर था उसको बॉडी को तो क्या किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और जो हमारी पतली वायर थी उसको किसी लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्ट करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। मतलब जो बॉडी थी या जो मेटालिक चैम्बर था वो तो एज ए कैथोड काम कर रहा है और जो वायर है वो एज ए एनोड काम कर रही है। अब देखो इस एनोड और कैथोड के बीच में कोई कॉन्टैक्ट ना हो, उसको रोकने के लिए दो इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिए, कुचालक पदार्थ, अपने आप इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट होने ही नहीं देगा, ठीक है। और लोड रेजिस्टेंस RL पे क्या करेंगे हम, जो भी हमें आउटपुट मिलेगा उसको पढ़ेंगे और उस आउटपुट के बेस से ही अपने को पता चलेगा कि जो मटेरियल या जो भी पार्टिकल रेडिएशन एंटर करवाया था उसकी एनर्जी कितनी है या उसके ऊपर चार्ज कितना है, उसका मोमेंटम कितना है, या वो पार्टिकल है कैसा या वो रेडिएशन है कैसी। अब देखो इसके अंदर गैस भरी हुई है इस चैम्बर के अंदर। अब जैसे इसके अंदर कोई भी आयोनाइजेशन, कोई भी पार्टिकल, ठीक है, मान लिया आपने कोई पार्टिकल डाला, ठीक है। अब गैसियस डिटेक्टर में जो डिटेक्टर होंगे ये तीनों किसी चार्ज पार्टिकल के को ही डिटेक्ट कर सकते हैं। अब क्यों नहीं, वैसे चार्ज और अनचार्ज दोनों को ही कर सकते हैं। देखो ये जो डिटेक्टर इनके अंदर जैसे भी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन से कोई पार्टिकल है उसको इसके अंदर एंटर करवाया आपने, कैसे दोनों को कर सकते हैं आपको आगे पता चलेगा। आप ये मत सोचने लग जाना कि चार्ज और नॉन चार्ज मैंने क्यों बोला, पता चल जाएगा आपको। देखो डिटेक्टर के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्शन से हो, इस चैम्बर के अंदर हम जैसे ही एंटर करवाएंगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा।
आयोनाइजेशन कैसे होता है, मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ये पार्टिकल इसके अंदर या कोई भी एनर्जी वाली रेडिएशन इसके अंदर एंटर किया तो जो गैस के परमाणु या अणु होंगे उनके साथ ये टकराएंगे, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एनर्जी देगा। जैसे ही एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उत्तेजित अवस्था में जाएगा यानी एक्साइटेड हो जाएगा, और जैसे ही वो एक्साइटेड होगा तो वो क्या करेगा, परमाणु को छोड़ के इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्रीली मूव करने लगेगा। और इलेक्ट्रॉन मूव किया, प्लस यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या मिला, हमारे पास पॉजिटिव आयन बना। मतलब अब क्या बन गया हमारे पास आयन, और हमने क्या लगाया हुआ, बैटरी लगाई हुई है, मतलब एक कैथोड है और एक एनोड है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर किया वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आयंस बनेंगे, यानी कुछ पॉजिटिव आयंस बनेंगे, अलग कलर से शो कर रही हूँ, यानी कि कुछ तो पॉजिटिव आयंस बनेंगे और कुछ इसके अंदर नेगेटिव आयंस बन जाएंगे, है ना। कैसे बनेंगे, आपको आयनाइजेशन का प्रोसेस पता चला, अगर 1-2 नंबर में आता है तो आपको इतना लिखना होता है कि बेसिक प्रिंसिपल इन डिटेक्टर्स क्या क्या होता है, आयोनाइजेशन इनका बेसिक प्रिंसिपल है। जैसे ही आयनन होता है वैसे ही हमें चार्ज पार्टिकल्स या रेडिएशंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो क्या हुआ, आयंस बने। यहाँ पे देखो एक है हमारे पास कैथोड, ये जो पार्ट है ये सारा ये एज अ कैथोड काम कर रहा है ना, और ये जो वायर है ये एज ए एनोड काम कर रही है, यही है। और जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर किया उसने अपना प्रोसेस शुरू किया, कोई हाई एनर्जी वाला या कैसी भी एनर्जी वाला चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करता है तो गैस के अणुओं से टकराएगा तो बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को लेकर उत्तेजित होंगे, उत्तेजित होकर वो क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल ज्यादा काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू आकर्षण बल। किसके आकर्षण बल, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसके कंपैरिजन में ज्यादा के कारण इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और रहेंगे पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज लगाई हुई है, ठीक है, ये कैथोड का काम कर रहा है और ये एनोड का काम कर रहा है। अब चार्ज पार्टिकल्स बन गए, आयंस बन गए, आयंस क्या करेंगे, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे, जैसे पॉजिटिव आयंस है तो वो क्या करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड की ओर मूव करेंगे। अब ये जैसे मूव करेंगे इस चैम्बर के अंदर, मुझे पता है पॉजिटिव आयन जो यहाँ पे बने होंगे वो पॉजिटिव आयन नीचे की तरफ आना शुरू करेंगे, क्योंकि ये कैथोड का काम कर रहा है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस सेंट्रल वायर की ओर आना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनोड की ओर गति की है, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर क्या होती है, करंट। तो मतलब सर्किट के अंदर क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, और उस करंट को कहाँ पे मेजर करेंगे, लोड रेजिस्टेंस आरएल पे पास होगा। जैसे ही वो आरएल पे पास होगा लोड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट होगा, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण अपने को क्या मिलेगी, यहाँ पे आउटपुट में पल्स मिलेगी। इन आउटपुट में पल्स को क्या करेंगे, किसी एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करके इनकी हाइट, इन पल्स की और इन पल्स की एनर्जी को देखकर ही इन पल्स को अब रीड करके अपने को पता चलता होता है कि पार्टिकल जो एंटर किया था वो कैसा था, ठीक है। तो ये इसका एक बार बेसिक प्रिंसिपल मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। अभी बेसिक प्रिंसिपल इतना सा नहीं है, अभी तो बहुत बड़ा है कि इन प्रिंसिपल के बेस पे ही अपने को पता चलेगा कि पार्टिकल्स कैसे हैं, ये किस तरीके से, और 3 डिटेक्टर हमारे पास आए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी चीज एक बार समझ आई होगी। अब जो देखो इस जो पल्स को स्टडी करके तो अपने को इन चार्ज पार्टिकल्स है जो भी रेडिएशंस है उनके बारे में पता चलता है, लेकिन ये जो वोल्टेज सोर्स लगाया ना इसकी वैल्यू चेंज करते जाएंगे ना, इसको जैसे कभी कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो उसी से हमारे पास ये जो डिटेक्टर ऑन है, ये 3 डिटेक्टर ये उसी वोल्टेज को चेंज करने पर आते हैं। तो अभी देखो वोल्टेज और करंट के अंदर, यानी कि करंट कैसे बना, आयोनाइजेशन के कारण चार्ज पार्टिकल्स बने और इलेक्ट्रॉन्स एनोड की ओर गति करने शुरू किया, मतलब सेंट्रल वायर की ओर शुरू किया मोशन, और ये जो कैथोड, ये जो पॉजिटिव आयंस बने हैं वो चैम्बर की वॉल्स की ओर जाना शुरू करेंगे, जिसके कारण सर्किट के अंदर करंट आएगा। लोड रेजिस्टर के अंदर जैसे ही करंट पास आउट होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसी से हमें पल्स मिलेंगी। उसी पल्स को एम्पलीफायर के थ्रू थोड़ा एम्पलीफाई कर लिया जाएगा ताकि एम्पलीफाई करके इनको स्टडी किया जा सके। फिर इनको स्टडी करके अपने को पता चलेगा कि चार्ज पार्टिकल कैसा था। अब ये जो वोल्टेज सोर्स है ना, इसी का मेन काम है, इसी वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास अलग अलग चैम्बर्स बनते जाते हैं। तो वोल्टेज और करंट आई के बीच जब अपने ग्राफ बनाएंगे तो हमें अलग तरीके के ग्राफ बनेंगे और अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग चैम्बर्स काम करेंगे। अब ये ग्राफ कैसे बनता है आपने वो देखते हैं, ठीक है। क्या मैं बना रही हूँ, एक कर्व बना रही हूँ, वोल्टेज वर्सेस करंट आई, ठीक है।
या वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ बनाते हैं, जिस धारा को आयनन धारा बोलते हैं। आयनन धारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आयोनाइज्ड या इन आयोनाइजेशन के कारण ही करंट सर्किट के अंदर फ्लो होना शुरू हुआ है। तो ठीक है, जब मैं अब कर्व बनाती हूँ, आपको कर्व से समझ आएगा कि अलग अलग चैम्बर्स कैसे हैं। एक तो लाइनें नहीं बिल्कुल सीधी जा रही। ये क्या है? यहाँ पे एक्सिस के लोन क्या है? वोल्टेज लिया, और यहाँ पे क्या लिया? आयनन धारा लिया, आयोनाइजेशन करंट। आयोनाइजेशन करंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि आयोनाइजेशन के कारण ही ये करंट प्रोड्यूस हुआ, जिसको ये आप आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, V और V को बार बार, यानी वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टेज उसको बार बार चेंज करने से हमारे पास अलग अलग डिटेक्टर्स आए थे। वो कैसे आए आपको अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या मानूंगी कि मेरे पास कोई दो तरीके के चार्ज पार्टिकल एंटर कराए, एक तो है हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स और एक होते हैं लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, या लो एनर्जी रेडिएशंस। मैं चार्ज पार्टिकल बोल रही हूँ, रेडिएशंस भी एंटर कर सकते हैं। आप ये मत सोचना रेडिएशंस के लिए डिटेक्टर काम ही नहीं करते। ये डिटेक्टर रेडिएशंस और चार्ज पार्टिकल दोनों को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो दो तरीके के चार्ज पार्टिकल को कंबाइंडली स्टडी करता है, कि एक तो ज्यादा ऊर्जा वाले चार्ज पार्टिकल और एक कम ऊर्जा वाले चार्ज पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे देखो जब मैंने वोल्टेज किया, इस केस में हमारी वोल्टेज क्या जीरो है। ठीक है, मैं इधर एक छोटा सा वो डायग्राम भी बना देती हूँ, छोटा सा ही बनाएंगे अपने, जो इसका सर्किट डायग्राम है। इसको क्या किया, आगे लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को, और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया चैम्बर की बॉडी को, और यहाँ पे क्या किया, इसको लोड रेजिस्टेंस यानी कि ये जो सेंट्रल वायर है उसको किसी लोड से कनेक्ट करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, ताकि ये पूरा हो जाए सर्किट। यहाँ पे कोई एम्पलीफायर लगा हुआ है। ठीक है, एम्पलीफायर को मैं एम्प लिख रही हूँ, और यहाँ से उस पल्स को जो भी अपनी निकली है उसको एम्पलीफाई करके पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, कोई गैस भरी हुई है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, चार्ज पार्टिकल एंटर कराया या कोई भी रेडिएशन। अब देखो जब इसके अंदर जैसे चार्ज पार्टिकल एंटर किया जीरो पे, तो जब वोल्टेज जीरो है यानी कि ना तो यहाँ पे से इस इलेक्ट्रोड की तरफ इसको कोई भी चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्शन मिल रहा है, ना ही एनोड की तरफ कोई अट्रैक्शन मिल रहा है। मतलब जब वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तभी इसके अंदर जो आयन बनेगा उनको एक्सीलरेशन बनेगा। कैसे मिलेगा एक्सीलरेशन? इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे पड़े हुए तो ये एनोड है, ये एनोड के ऊपर जैसे मैंने इस वोल्टेज को जीरो के टाइम पे, जो मैंने वोल्टेज जीरो रखा मतलब कोई एनोड या कैथोड था ही नहीं। जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाई, कुछ वोल्टेज को इंक्रीज किया, तो ये वाला जो एनोड है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। अट्रैक्ट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक्सीलरेट होंगे, है ना। तो मतलब जब वोल्टेज जीरो, कोई एक्सीलरेशन नहीं, मतलब करंट उस टाइम कैसा है, जीरो। अब वोल्टेज को बढ़ाया तो मुझे पता है चार्ज पार्टिकल एंटर करवाया, यहाँ पे मैंने कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ये एनोड की तरह काम करना शुरू कर दिया, ये एज ए कैथोड काम करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैंने वोल्टेज को बढ़ाया तो आयोनाइजेशन हुआ, चार्ज पार्टिकल गए। आयोनाइजेशन कैसे हुआ, चार्ज पार्टिकल या कोई भी रेडिएशन अपनी ऊर्जा देगा, जैसे उसने अपनी ऊर्जा दी, इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश के थे उनको ऊर्जा मिली, और उसने क्या किया, ऊर्जा लेके क्या किया, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की ओर मोशन करना शुरू किया। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, तो मतलब वो एनोड की तरफ ही मोशन करेगा, और जो पॉजिटिव आयंस बने उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, मतलब वो कैथोड की ओर ही मोशन करेगा। उसको मैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स बोलती हूँ। मतलब अंडरस्टूड बात है कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे, यानी एनोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे, और जो पॉजिटिव आयंस है वो कैथोड की ओर अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। तो ठीक है, तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू जीरो, जैसे वोल्टेज जीरो करंट जीरो, जैसे जैसे करंट की वैल्यू सक्सेस में बढ़ रही है, करंट की वैल्यू बढ़ी तो आयंस का क्रिएट हुआ। तो मैंने मान लिया कि करंट इस तरीके से हुआ। ठीक है, अलग अलग रीजन बनाते हैं, इन अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग तरीके के डिटेक्टर्स काम करते हैं। वोल्टेज का ही खेल है सारा, वोल्टेज से ही क्या होता है, चैम्बर अलग अलग एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जब हमारी वोल्टेज जीरो, इसको मैं व्हाइट लाइन से शो कर रही हूँ, जब वोल्टेज जीरो करंट जीरो, वोल्टेज की वैल्यू जैसे इंक्रीज की तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बने, तो करंट की वैल्यू मान लिया ऐसे इंक्रीज होनी शुरू हुई। ठीक है, अब ये देखो करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। एक तो मैंने दो तरीके की मान लो पार्टिकल्स के लिए अपनी बात करते हैं, एक तो होता है हाई एनर्जी पार्टिकल और एक होता है लो एनर्जी पार्टिकल। जिस पार्टिकल की ऊर्जा ज्यादा होगी, ठीक है, मान लिया कि कोई भी कण है, ठीक है, एक पार्टिकल ए और एक पार्टिकल बी है, ए की एनर्जी E1 है
और बी की E2 है। पेपर में ऐसे नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। मान लिया कि ए की ऊर्जा जो है इससे ज्यादा है, तो मतलब E1 इज ग्रेटर देन E2, तो E1 पार्टिकल भी आयोनाइजेशन करेगा क्योंकि उसके पास कुछ एनर्जी है, और E2 ऊर्जा वाला भी आयोनाइजेशन करेगा, लेकिन जिसकी ऊर्जा ज्यादा वो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा ना उस चार्ज पार्टिकल को। तो ज्यादा एनर्जी वाला पार्टिकल की तो जो मैंने पल्स हाइट है वो थोड़ी ज्यादा आएगी, और लो एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल की पल्स हाइट थोड़ी लो, मतलब मैंने उसकी हाइट थोड़ी कम बना दी, ठीक है। मतलब ये जो नीचे वाली लाइन है ये लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल को शो कर रही है, और ये जो ऊपर वाली लाइन है वो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को शो कर रही है। तो यहाँ तक इतना हो कि जैसे वोल्टेज बढ़ाया सर्किट के अंदर आयंस बनने शुरू हुए। अब देखो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देखो जैसे मान लिया 0 से कुछ बढ़ा के वोल्टेज मान लिया V1 पे आई, ठीक है। वो V1 की वैल्यू अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, V1 की वैल्यू कुछ कम होती है। अब V1 की वैल्यू मान लो 10 वोल्ट है, मानना है, ये पेपर में नहीं लिखनी है ऐसी चीजें, ना ही ये लिखनी, ठीक है। मान लिया V1 की वैल्यू अभी 10 वोल्ट है, 0 से बढ़ा के 10 किया। जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर किया उसने अपनी ऊर्जा किसको दी, इन जैसे यहाँ पे बनाती हूँ मैं, चार्ज पार्टिकल ने ऊर्जा किसको दी, मैं सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बना रही हूँ एटम का, गैस की अणु का। ऊर्जा उसने दी इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ली, रिलीज हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना और एक बना पॉजिटिव आयन। इस केस में जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड है उसकी कंपैरिजन में उनकी और इनका अट्रैक्शन कम होके ये इनके पास ऊर्जा, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास ये एनर्जी इस वोल्टेज के कारण, देखो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा काम करेगा, जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे या एक्सिलरेट होंगे, ये तो बात आप समझते हो। अब देखो इनिशियली जब वोल्टेज मैंने 0 से कुछ बढ़ाई, मान लिया 10 वोल्ट बढ़ाई, उस केस में इन इलेक्ट्रोड के पास या इलेक्ट्रोड की टुवार्ड्स इनको इतना ज्यादा अट्रैक्शन या एक्सिलरेशन नहीं मिलता, जिसकी कंपैरिजन में क्या होता है, रास्ते में जैसे यहाँ पे ट्यूब इतनी छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी ट्यूब्स होती हैं, तो रास्ते में ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन, ये आपस में वापस से रिकम्बाइन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन एनोड की कंपैरिजन में इनके पास ऊर्जा ज्यादा होती है, इस पॉजिटिव आयन के पास एनर्जी ज्यादा होगी, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होगी। एनोड इनको इतना एक्सिलरेट या अट्रैक्ट नहीं कर पाते जितना ये आयंस कर लेते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, रिकम्बाइन होना शुरू करते हैं। करंट की वैल्यू आती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आती, इसीलिए इसको रिकम्बिनेशन रीजन भी बोलते हैं। रिकम्बिनेशन रीजन आपको समझ आया होगा, जब वोल्टेज की वैल्यू 0 से V1 तक बढ़ाई तो उस केस में क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल ने तो अपना काम किया, उसने तो आयन क्रिएट किए, लेकिन इस केस में जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं वो इनको इतना ज्यादा एक्सिलरेट नहीं कर पाते, और एनर्जी इन आयंस के पास ही उस कंपैरिजन, उस इलेक्ट्रोड के पास जितनी एनर्जी है उसकी कंपैरिजन में ज्यादा होती है, यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है उसकी कंपैरिजन में इनके पास ऊर्जा ज्यादा होने के कारण ये आपस में रिकम्बाइन हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव आयन के साथ ये जैसे इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हुआ, रिकम्बाइनेशन मतलब जुड़ना, जैसे ही ये जुड़े तो वो वापस से एक उदासीन परमाणु बना देते हैं या अणु बना देते हैं, ठीक है। तो इस केस में रिकम्बिनेशन होता है, मतलब करंट की वैल्यू कुछ मिलती है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच जाए, उतनी ज्यादा नहीं मिलती कि पल्स हाइट या एकदम से बढ़ जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखो वोल्टेज को, अब यहाँ पे तो रिकम्बिनेशन रीजन होता है, जो वोल्टेज V1 पे है, जैसे वोल्टेज V1 से और बढ़ाए, क्योंकि हम बैटरी सोर्स ऐसा लगाए कि हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। मान लिया अब हमने वोल्टेज को V1 से और बढ़ा के V2 पे किया, जैसे ही V2 पे किया तो मुझे पता है इन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड ये आयंस को अब अट्रैक्शन थोड़ा और ज्यादा मिलना शुरू हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो एनोड की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, और ज्यादा एक्सिलरेट होंगे, और ये जो पॉजिटिव आयंस बने इन चार्ज पार्टिकल के कारण वो इस जो चैम्बर की वॉल्स की तरफ और ज्यादा खींचे जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो एनोड का काम, कैथोड का काम कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, हमें करंट मिलता है, लेकिन करंट की वैल्यू इस बार भी क्या होती है, बहुत ज्यादा नहीं मिलती, क्योंकि वोल्टेज तो हमने बढ़ाई है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाई, इसके कारण एक कांस्टेंट सा करंट मिलता है, इसलिए इसको संतृप्त क्षेत्र, सैचुरेशन रीजन या आयनाइजेशन रीजन काम बोला जाता है। देखो इस रीजन को, अभी ये तो टॉपिक और भी बहुत लंबा है, एक बार तो हम थोड़ा सा ही करेंगे आज, कल इसको पूरा करेंगे क्योंकि बेसिक बताते बताते थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी तक तो हमने वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे अलग अलग चैम्बर आए, तो यहाँ पे हमारे पास करंट
मिलता है, लेकिन करंट की वैल्यू कुछ कांस्टेंट मिलते हैं, क्योंकि रास्ते में कुछ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस तो आपस में जुड़ गए, जुड़ने के कारण वो न्यूट्रल एटम बने। लेकिन कुछ ऐसे हुए जो इसकी तरफ, जो मतलब वॉल्स के या इन एनोड के थोड़ा ज्यादा पास थे, तो वो इसके साथ जाके मतलब इस एनोड की तरफ भी मोशन किया, जिसके कारण हमें करंट मिला, और इस करंट का नाम बोला है सैचुरेशन करंट, यानी कि कांस्टेंट सी वैल्यू करंट की मिलती है, क्योंकि सारे के सारे आयन अपना कंट्रीब्यूशन ये देते हैं, क्योंकि कुछ आयन्स तो आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो इस रीजन को बोलते हैं संतृप्त क्षेत्र या फिर आयनाइजेशन रीजन। देखो जो वैल्यू हमारी V1 और V2 के बीच में जाता है, तो इस रीजन में जो चैम्बर काम करता है उसको आयनाइजेशन चैम्बर बोलते हैं। इसीलिए मैंने बोला था वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग चैम्बर काम करते हैं। ये आयनाइजेशन चैम्बर उस रीजन में काम करता है जहाँ पे हमारे क्या होता है, थोड़ी सी वैल्यू करंट की मिलती है। एक चीज और आप आयनाइजेशन चैम्बर के लिए ध्यान रखो, या आयनाइजेशन रीजन में, आयनाइजेशन रीजन या आयनन क्षेत्र जो होता है, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, V1 से V2 के बीच की, यानी कि 10 वोल्ट से बढ़ा के कुछ ज्यादा करते हैं, ठीक है, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई। अब जैसे ही इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ती है, इस रीजन में ऐसा काम होता है, इतनी वोल्टेज आ जाती है कि जो पुनर्संयोजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन जो है ना, वो थोड़ा घट जाता है और करंट बनना शुरू होता है। अब जैसे जैसे इसको हम आगे करेंगे तो आपको थोड़ा और समझ आएगा। आज के लिए हम एक बार सिर्फ इतना ही करते हैं, आपके लिए एक बार बेसिक प्रिंसिपल ही आया एक तरीके से, आयोनाइजेशन क्या होता है, डिटेक्टर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ डिटेक्टर क्या है। कल इसको पूरा करेंगे, अभी के लिए कल इस ग्राफ को भी हम वापस से करेंगे। बस इतना देख लेना, जैसे वोल्टेज जीरो करंट जीरो, जैसे वोल्टेज बढ़ाई आयंस बनने शुरू हुए, लेकिन इन आयन के पास भी ऊर्जा ज्यादा होने के कारण वो रिकम्बाइन होना शुरू हुए। बाकी इस ग्राफ को हम कल देखेंगे, और सिंपल से टॉपिक है, ज्यादा टिपिकलिटी नहीं है इनके अंदर। डिटेक्टर्स क्या आपको वो समझ आया, और आयोनाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है चैम्बर में, आज के लिए हमने सिर्फ एक बार उतनी सी चीजें देखी हैं, बाकी इस ग्राफ को हम कल पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।